डेटाबेस कंसेप्ट चैप्टर है। बेसिकली पहली चीज़ तो यह है कि डेटाबेस से हमको चाहिए क्यों। डेटाबेस तो जैसे कोई एक स्कूल है, उसमें हमको बच्चों का डेटा स्टोर करना है। मतलब स्कूल के पास एक डेटा होगा ना कि स्टूडेंट्स हैं, उनका रोल नंबर क्या होगा, उनकी क्लास क्या होगी, उनके सब्जेक्ट क्या होंगे। उनको इस डेटा की रिक्वायरमेंट ऐसे चाहिए होगी जैसे कि किस किस ने फ़ीस भरी, किस किस ने नहीं भरी, कोई फॉर्म भरना है बोर्ड का, तो वो डेटा इसी से निकालेंगे, इसलिए डेटाबेस चाहिए होता है। तो पहला जो पुराना सिस्टम था वो फाइल सिस्टम था डेटाबेस स्टोर करने के लिए। तो फाइल सिस्टम में बेसिकली क्या होता था कि हम एक फ़ाइल क्रिएट करते थे, जैसे कि स्टूडेंट्स नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, उसके अंदर स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स भर दी। डिटेल्स जैसे कि नेम भर दिया, उसके आगे रोल नंबर भर दिया, उसके आगे फ़ोन नंबर भर दिया, पेरेंट नेम भर दिया। फिर एक फ़ाइल हमने दूसरी बनाई अटेंडेंस की, इसमें हम स्टूडेंट का नेम लिखते हैं और उसकी अटेंडेंस लिखते हैं। एक हमने फ़ाइल बना दी फ़ीस की, उसमें हम नेम लिखते हैं स्टूडेंट का, फ़ीस पेड लिखते हैं, फ़ीस ड्यू लिखते हैं। तो हमने 3 फाइल्स बनाई अलग अलग चीज़ों के लिए। अब फाइल सिस्टम पुराना सिस्टम था, इसकी लिमिटेशंस क्या थी। लिमिटेशंस देखिए, जैसे टेबल बना रखी है, स्टूडेंट है, उसकी फ़ाइल है जो ऑफिस स्टाफ यूज़ कर रहा है, उसका रोल नंबर आया, नेम आया, डेट ऑफ बर्थ आई, फादर्स नेम आया किसी है, फ़ोन नंबर और ये एड्रेस है। अब ये उसके लिए फ़ाइल है जिसमें उसका पर्सनल डेटा था। अब यहाँ पे एक फ़ाइल वो है जो क्लास टीचर यूज़ करेगा। ये फ़ाइल ऑफिस के लिए थी, ये फ़ाइल क्लास टीचर के लिए। क्लास टीचर को उसकी बाकी डिटेल्स से मतलब नहीं, उसको केवल उसकी अटेंडेंस की डेट चाहिए, उसका रोल नंबर चाहिए और उसका मतलब डेट होगी और उसका प्रेजेंट या एब्सेंट है कि एक स्टूडेंट था, उसके आज के दिन प्रेजेंट लगी है, दूसरे की एब्सेंट लगी है, ये स्टोर किया। और लिमिटेशंस क्या है फाइल सिस्टम की, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन एक्सेस। अब पहली बात तो जैसे किसी को अटेंडेंस चाहिए तो उसको अटेंडेंस की फ़ाइल खोलनी पड़ेगी, फ़ाइल खोल के उसमें उसको नाम ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको अटेंडेंस देखनी पड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पे ये था कि एक फ़ाइल के अंदर अलग सब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है। अब किसी टीचर को कैलकुलेट करनी है कि एक बच्चे की मंथली अटेंडेंस क्या थी, पूरे मंथ में कितने दिन प्रेजेंट है, तो क्या करेगा वो, पहले दिन की अटेंडेंस की फ़ाइल देखेगा, दूसरे दिन की अटेंडेंस की फ़ाइल देखेगा, तीसरे दिन की, ऐसे वो 30 फाइल्स चेक करेगा, सब में उसकी प्रेजेंट एब्सेंट कैलकुलेट करेगा, तब उसको पता पड़ेगा कि वो कितने दिन प्रेजेंट था। ये डिफ़िकल्टी इन एक्सेस। डेटा रिडेंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, कितनी बार रिपीट हुआ वो डेटा या कितनी बार हम स्टोर कर रहे हैं एक्स्ट्रा स्पेस। अब जब भी हम डेटा स्टोर करेंगे कंप्यूटर में तो वो कुछ ना कुछ स्पेस खाएगा। स्पेस खाना इनडायरेक्टली पैसा खाना ही है, क्योंकि स्पेस ख़त्म हो जाएगी तो हम नए मतलब पैसे से नई स्टोरेज लेके आएंगे। तो स्पेस हमारा एक रिसोर्स ही है जो यूज़ हमें बचाना है, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। अब बेसिकली जब फाइल सिस्टम था तो पहले तो स्टूडेंट की डिटेल्स के लिए ऑफिस ने एक फ़ाइल रखी, फिर क्लास टीचर ने एक फ़ाइल रखी। अब देख रहे हो नेम दो दो बार स्टोर हो रहा है, जबकि नेम एक ही बार स्टोर करना है, एक बच्चे को एक बार स्टोर करना इनफ है। एक बार उसका नेम जो है वो स्टूडेंट फाइल में सेव हो गया, एक बार नेम उसका क्लास टीचर फाइल में सेव हो गया, ऐसे फ़ीस की एक फ़ाइल होगी उस पर भी सेव होगा, तो उसका नेम 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल टाइम सेव हो रहा है। हर नेम जैसे नेम जब कंप्यूटर में स्टोर किया डेटाबेस में तो ये कुछ स्पेस खा रहा था, सपोज़ कि 3 MB खा रहा था ये नेम अकेला, तो उसने 3 MB इधर कंज्यूम किया, 3 MB इधर कंज्यूम किया, 3 MB उसमें करता तो 9 MB कंज्यूम हो रहा है ना, जबकि कंज्यूम 3 MB होना चाहिए, क्योंकि बार बार नेम को स्टोर करना है। ये डेटा रिडेंडेंसी हुई। फिर डेटा इनकन्सिस्टेंसी का मतलब कि डेटा सेम नहीं रह रहा सारी फाइल्स में। अब जैसे कि ये बंदा यहाँ पे था अटेंडेंस फाइल में, ये बंदा इस फाइल में भी था स्टूडेंट फाइल में। अब इस बंदे ने अपना नाम चेंज करा लिया, तो इससे जैसे अथर्व हो जाता, इसने अथर्व कुमार कर दिया, तो मुझे अब इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। इसने आधार कार्ड पर अपना नेम चेंज करा दिया, अभी हर जगह चेंज करना है, तो पहले मैं अटेंडेंस की फ़ाइल खोलूँगा, यहाँ पे नेम चेंज करूँगा। अब आती है केवल यहाँ पे नेम चेंज करना सफिशिएंट नहीं है, हर फाइल में चेंज होना चाहिए वो, फिर मुझे ये वाली फ़ाइल भी खोलनी पड़ेगी, यहाँ पे जाके भी इसका नेम चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से जो नेम है और वहाँ से जो नेम है एक ही बंदे का अलग अलग है, तो इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, और वो उसमें होती थी, क्योंकि एक जगह नेम चेंज किया और बाकी जगह चेंज नहीं किया तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना। एक साथ ही होना चाहिए, नेम सेम होना चाहिए हर जगह। फिर डेटा आइसोलेशन ये कि जैसे कि डेटा डिपेंडेंसी, the school will have to write separate programs to access to। ये एक अटेंडेंस की फ़ाइल थी, ये हमारी नॉर्मल स्टूडेंट की फ़ाइल थी। दोनों में डेटा एक ही स्टूडेंट का स्टोर है, मतलब स्टूडेंट्स का ही डेटा स्टोर है, दोनों स्टूडेंट से लिंक्ड हैं, मतलब ये भी स्टूडेंट से लिंक्ड है, ये भी स्टूडेंट से लिंक्ड है, तो ये आपस में भी तो लिंक होनी चाहिए, इनके आपस में कोई मैपिंग नहीं है बीच में, ये इससे किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, तो वो मतलब दिक्कत है। इनको हम ये अलग तरीके से स्टूडेंट से रिलेटेड है,
ये भी स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो इनका आपस में कोई रिलेशन हमने क्यों नहीं बनाया? हमको इनका आपस में भी रिलेशन बनाना चाहिए था ना। मतलब जो हम वही डेटा रिडंडेंसी का ही पार्ट है कि 2 बार नेम स्टोर कर रहे हैं, इनमें लिंक ही दे दो, एक ही जगह नेम स्टोर करो, उसको इधर से भी लिंक कर दो और उसको इससे भी लिंक कर दो। तो वही डेटा इन आइसोलेशन है कि ये आइसोलेटेड है, दोनों टेबल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जबकि रिलेशनशिप अगर हम देंगे तो हम स्पेस बचा पाएंगे हमारी। एंड डेटा डिपेंडेंस, जैसे कि अटेंडेंस का हमारा स्ट्रक्चर था कि पहले अटेंडेंस डेट आएगी, उसके बाद रोल नंबर आएगा, उसके बाद नेम आएगा, उसके बाद उसका स्टेटस आएगा प्रेजेंट। तो ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमने उस स्ट्रक्चर के मतलब अगर मैं इसको उल्टा भरूँ, मैंने अटेंडेंस वाले कॉलम में नेम भर दिया, रोल नंबर वाले कॉलम में अटेंडेंस भर दी और नेम वाले कॉलम में स्टेटस भर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर कंट्रोल डेटा शेयरिंग, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि स्कूल वालों ने डेटाबेस बनाया, ये डेटाबेस ऑफिस स्टाफ के लिए है, ये डेटाबेस फाइल स्टाफ के लिए है। हर बंदे के पास एक लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए ना। जैसे कि कोई कंपनी का मैनेजर है, वो अपने कंपनी के लिए डेटाबेस बना रहा है, उसमें उसने ऑर्डर की डिटेल्स लिखी है। जैसे कि वो ऑर्डर्स लेता है बहुत सारे, और उन ऑर्डर्स की डिटेल्स लिखी है उसने, ठीक है। तो उसके पास कौन कौन सी कंपनीज़ के ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये वो चीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं बताना चाह रहा। या फिर कंपनी की नेट इनकम कितनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं बताना चाहता। एम्प्लॉयज़ को क्यों नहीं बताना चाहता? क्योंकि उसको पता पड़ा कि अगर एम्प्लॉयज़ को पता चल गया कि कंपनी इतना ज़्यादा कमा रही है तो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सैलरी डिमांड करेंगे। तो मैनेजर कुछ डिटेल्स अपने एम्प्लॉयज़ से हाइड करना चाहता है। अब फाइल सिस्टम में तो क्या, उसने फ़ाइल बनाई, उसमें एक ही फाइल बनाएगा वो, उस फाइल के अंदर उसकी कंपनी की इनकम भी शो हो रही है। क्योंकि ऑर्डर्स की फ़ाइल अगर उसने बनाई है तो ऑर्डर्स की फ़ाइल में वो ऑर्डर, एक ऑर्डर से कितना पैसा आ रहा है वो लिखेगा। और अब फाइल्स का एक्सेस तो एम्प्लॉयज़ के पास भी होगा ना, कि एम्प्लॉयज़ भी डेटाबेस तो यूज़ करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को भी दिख रहा है कि ऑर्डर्स का कितना पैसा है, तो नहीं दिखना चाहिए। कंट्रोल शेयरिंग मतलब कि हर चीज़ का हर लेवल पे एक कंट्रोल होना चाहिए। मतलब इसका प्राइस, मतलब जो ऑर्डर की प्राइस वैल्यू होती है कि टोटल ऑर्डर से इनकम कितनी हो रही है, ये केवल मैनेजर को दिखना चाहिए था, पर एम्प्लॉयज़ को भी दिख रहा है। तो कंट्रोल शेयरिंग नहीं हो। मैनेजर चाहता है कि कंट्रोल शेयरिंग हो, कि ये प्राइस केवल मुझे दिखे, एम्प्लॉयज़ को ना दिखे। तो मैनेजर क्या करेगा, 2 फाइल बनाएगा। एक फ़ाइल बनाएगा खुद के लिए जिसमें ऑर्डर्स की डिटेल्स और प्राइस दोनों होगी, वो मैनेजर अपने लिए बनाएगा फाइल 1। एक वो बनाएगा फाइल 2 जिसमें केवल ऑर्डर की डिटेल्स होंगी, पर कितने पैसों का ऑर्डर था वो नहीं लिखाएगा। ये फाइल वो देगा एम्प्लॉयज़ को यूज़ करने, और ये फाइल वो खुद के पास रखेगा यूज़ करने के लिए। तो कंट्रोल शेयरिंग करने के लिए बेसिकली एक्स्ट्रा फाइल्स बनानी पड़ रही है, जबकि एक ही फाइल हो जानी चाहिए थी। There can be different category of users like teacher, office staff and parents. Ideally, not every user should be able to access all data. वही जैसे कि अब कि ऑफिस स्टाफ के पास बच्चे ने कितनी फ़ीस पे करी वो सब स्टोर्ड है, पर तुम नहीं चाहते कि वो टीचर को दिखे, तो तुम टीचर से वो एक्सेस छीनना चाहते हो ना। तो तुम नहीं चाहते कि सेम फाइल टीचर भी एक्सेस कर ले। एज एन एग्जाम्पल, गार्डियंस एंड ऑफिस स्टाफ कैन ओनली सी स्टूडेंट्स अटेंडेंस डेटा बट शुड नॉट बी एबल टू मॉडिफाई डेटा। हाँ, ये भी होना चाहिए कि जो अब ऑफिस का डेटा स्टोर्ड है, अब पेरेंट्स के पास केवल इसका एक होता है रीड एक्सेस, एक होता है राइट एक्सेस। रीड एक्सेस मतलब कि तुम्हारे पास डेटाबेस है, तुम इससे केवल रीड कर सकते हो, मतलब तुम डेटा देख सकते हो अंदर क्या है। एक होता है राइट एक्सेस, तुम इस डेटा में चेंज कर सकते हो कि तुमने नेम चेंज कर दिया। अब ऑफकोर्स जो ऑफिस है उसके पास दोनों एक्सेस होने चाहिए, वो डेटा देख भी सकता है और लिख भी सकता है। पर जो टीचर्स या मतलब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स या खुद स्टूडेंट, वो अपना डेटा रीड और राइट दोनों थोड़ी कर सकता है। मान लो कि मार्क्स का डेटा है और स्टूडेंट राइट कर सकता है, वो तो राइट करके अपने मार्क्स फुल चढ़ा देगा ना। उसके पास केवल रीड का एक्सेस होना चाहिए, नहीं वो केवल देख सकता है, राइट का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि should not be able to modify or delete it. It means these users should be only given limited access, read only, to the attendance file. Only the teacher should be able to update the attendance data. It is very difficult to enforce this kind of access control in file system. वही मैंने बोला कि ऐसा तुम एक फ़ाइल का शो कर रहे हो, अब वो फाइल अगर यूज़र को दिख रही है तो वो इसको डिलीट कर सकता है ना। अगर कोई फाइल तुम्हारे पास है तुम उसमें से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो, तुम उस डेटा को चेंज भी कर सकते हो। तो परमिशंस डालनी पड़ेगी फ़ाइल में, उसमें एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। फिर एक नया कंसेप्ट आया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होती है कि जो लिमिटेशंस हम फाइल सिस्टम में फेस कर रहे थे उनको हम हटाने की कोशिश करते हैं।
तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ ओपन सोर्स एग्जांपल्स हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल, ओरेकल। सबसे ज़्यादा माई एसक्यूएल ही यूज़ होता है। अब उसके बाद DBMS की बेसिकली डेफिनेशन याद कर लेना, जो एग्ज़ाम के हिसाब से मार्क्स के लिए चाहिए। तो फिर यूजेस ऑफ डेटाबेसेस हैं रियल लाइफ में, बैंकिंग है, क्रॉप लोन है। डेटाबेस तो कहीं पे भी हो सकता है। एक स्कूल का अपना डेटाबेस होता है, एक स्टूडेंट्स का अपना डेटाबेस हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की, उसका खुद का डेटाबेस है कि ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ कौन कौन है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा कितना हो रहा है मंथली, ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या काम है, क्या काम पेंडिंग है, क्या काम वो कर चुकी है। तो डेटाबेस तो होता ही है। फिर अब हम फाइल सिस्टम टू DBMS जा रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि student to common has two siblings and in this same name. अब बेसिकली फाइल सिस्टम थी, उसमें हम स्टूडेंट के लिए मतलब अटेंडेंस कलेक्टिव बनाते थे, ऑफिस के कलेक्टिव बनाते थे ना। अभी हम DBS में आ रहे हैं। तो DBS में क्या करते हैं, जिसमें बोला था ना कि उधर अटेंडेंस का लिंक भी स्टूडेंट से था, और जो दूसरी टेबल थी जिसमें पर्सनल डिटेल्स थी उसका लिंक भी स्टूडेंट से था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, DBS में हम स्टूडेंट नाम की ही एक टेबल बना देते हैं। एक टेबल हमने बनाई स्टूडेंट की, उसके अंदर हमने डेटा भर दिया, स्टूडेंट की सारी डिटेल्स भर दी, रोल नंबर, उसका नेम, उसका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और उसका जो भी ID वगैरह था वो सब भर दिया। फिर हमने गार्डियन की टेबल बनाई, गार्डियन के अंदर हमने उसका नाम डाला, फ़ोन नंबर डाला, एड्रेस डाला। फिर हमने अटेंडेंस की टेबल बनाई। अटेंडेंस में डेट है बेसिकली, मतलब एक टेबल है। ये जो एक टेबल होती है, फिर उसके अंदर जो हम लिखते हैं ना, ये कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स है, इसको बेसिकली हम एंटिटी बोलते हैं। जो अटेंडेंस है वो एंटिटी है। उसके अंदर 3 कॉलम बनाएंगे हम। पहला कॉलम अटेंडेंस डेट है, दूसरा कॉलम रोल नंबर है, और तीसरा कॉलम अटेंडेंस स्टेटस है। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा रोल नंबर है, एक रोल नंबर, आज की डेट, और वो रोल नंबर वाला बंदा प्रेजेंट या एब्सेंट था वो आएगा यहाँ पे। ये एक टेबल होगी। अब देख रहे हो तुमने, नेम रोल नंबर जो है बस वही 2 बार रिपीट हुआ, नेम रिपीट नहीं हो रहा कहीं पे भी। उसका स्टूडेंट का नेम एक ही बार आ रहा है। ऊपर क्या हो रहा था, स्टूडेंट का नेम भी रिपीट हो रहा था, स्टूडेंट का रोल नंबर भी रिपीट हो रहा था। यहाँ पे क्या मतलब हम मिनिमम चीज़, एक ही चीज़ रिपीट होगी 2 टेबल्स में कॉमनली में। तो रोल नंबर रिपीट हुआ, नेम रिपीट नहीं हुआ, डेट ऑफ बर्थ रिपीट नहीं हुई, GOID की रिपीट नहीं हुआ, कुछ रिपीट नहीं हुआ एक्स्ट्रा। अब ये एक स्नैपशॉट मतलब कि टेबल है, टेबल के अंदर डेटा भरा होगा। जैसे कि 3 बंदे हैं स्कूल के अंदर, ये इसने भरी रखे हैं। ये रोल नंबर था उसका 1, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका GOID, जो भी GOID था वो भर दिया उसने। स्नैपशॉट मतलब अभी इस सेकंड पे इस टेबल में क्या क्या डेटा भरा हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके दे दो, वो स्नैपशॉट है। इसको हम इंस्टेंस भी बोलते हैं, इंस्टेंस। फिर की कंसेप्ट DBMS, एक डेटाबेस स्कीमा होता है। स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा रिलेट करता है इंग्लिश में स्ट्रक्चर से। स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर, लेआउट, रोड मैप, कुछ भी बोलो। तो डेटाबेस स्कीमा इज द डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस, वही कि रोड मैप है डेटाबेस का मेरा। स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर, टेबल नेम्स। तो मैं डेटाबेस रखना चाहता हूँ तो उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, कौन कौन सी टेबल्स है। जैसे कि ऑफिस वाला था, वो एक अटेंडेंस की टेबल रख रहा है, एक स्टूडेंट की टेबल रख रहा है, एक गार्डन की टेबल रख रहा है, ऐसे एक फीस की भी टेबल रख देगा। तो इन टेबल्स का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी लेआउट है, वो सब डेटाबेस के स्कीमा में आता है। इसमें क्या क्या आता है, स्ट्रक्चर, टेबल नेम्स, उनकी फील्ड्स, कॉलम्स, टाइप ऑफ डेटा। ये जो कॉलम्स में लिखे थे ना हमने, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर और अटेंडेंस स्टेटस, इनको फील्ड्स बोलते हैं। इनको आगे बोलेंगे एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, अभी फील्ड्स बोल रहे हैं यहाँ पे। टाइप ऑफ डेटा ईच कॉलम कैन होल्ड। अब जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, इनमें क्या डेटा आएगा। अब ऑफकोर्स देखो, हमने पाइथन में डेटा टाइप्स पढ़े थे। जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, जो फ़ोन नंबर है वो इंटीजर टाइप का होगा, नंबर्स ही हैं। रोल नंबर है, इंटीजर टाइप का होगा ना। यहाँ पे स्ट्रिंग थोड़ी बन सकता है, किसी का रोल नंबर ऐसा थोड़ी हो सकता है ABC, ये किसी का नेम 1 2 3 4 थोड़ी हो सकता है।
तो फिक्स डेटा टाइप है ना, कि जो रोल नंबर है वो इंटीजर में होगा, जो नेम है वो स्ट्रिंग में होगा, जो फ़ोन नंबर है वो इंटीजर में होगा, जो एड्रेस है वो वापस स्ट्रिंग में ही होगा, क्योंकि इसमें नंबर्स भी होंगे, इसमें कैरेक्टर्स भी होंगे। तो फिर कंस्ट्रेंट्स मतलब कि कोई चीज़ जैसे नल, एक नल भी होता है, नल मतलब खाली कुछ नहीं है वहाँ पे। अब ऑफ कोर्स कि किसी का नाम नल नहीं हो सकता, किसी का कुछ तो नाम होगा, किसी का रोल नंबर भी नल नहीं हो सकता स्कूल को, पर उसका फ़ोन नंबर नल हो सकता है। हो सकता है उस बंदे का कोई फ़ोन नहीं हो, उसके पास फ़ोन नंबर नहीं है, तो उसके फ़ोन नंबर डेटा में हम नल भर सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स मतलब कि ये नल हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर कि यहाँ पे इंटीजर ही आएगा, ये वो डेटा टाइप भी कंस्ट्रेंट ही है। कि कंस्ट्रेंट मतलब कि तुम उसको कुछ लिमिट कर रहे हो, तो लिमिट ये है कि इस पर कैरेक्टर नहीं आ सकता, यहाँ पे इंटीजर नहीं आ सकता, तो कंस्ट्रेंट्स हैं। फिर रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स वो आता है। अब डेटा कंस्ट्रेंट क्या होता है ये, हाँ ये इन्होंने स्कीमा बना के दिया, जैसे कि डेटाबेस था जो टीचर यूज़ कर रहा है। अब ये एक ऑफिस स्टाफ है हमारा, और ये हमारे टीचर हैं। डेटाबेस कैसे, ये स्टूडेंट है, ये फर्स्ट टेबल है, गार्डियन सेकंड टेबल है, अटेंडेंस एक और टेबल है। इनके अंदर जो कॉलम्स थे उनको इग्नोर करो, बिकॉज हम टेबल्स देख रहे हैं। ये टेबल्स हैं, डेटाबेस कैटलॉग, ये बेसिकली स्पेस है। अब यहाँ से डेटा यूज़ करें, टीचर क्वेरी डालेगा और उसको इससे आंसर मिलेगा, ऑफिस स्टाफ क्वेरी डालेगा उसको आंसर मिलेगा। उसको मैं समझाऊँ ऐसे, जैसे कि जो हम बोल रहे थे ना कि कंट्रोल शेयरिंग होनी चाहिए, कि टीचर को और ऑफिस स्टाफ को केवल रीड एक्सेस मिले, रीड राइट एक्सेस मिले, और जो पेरेंट्स हैं उनको केवल रीड एक्सेस मिले, वो राइट नहीं कर पाए। तो वो भी यहाँ पे सब इम्प्लीमेंट हो जाता है। वो कैसे होता है देखो, कि यहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो हमको परमिशंस देता है, जैसे कि उसको पता होता है कि जो मेरे से क्वेरी भेज रहा है, क्वेरी भेजना मतलब मैं उससे कुछ पूछ रहा हूँ, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे सचित नाम का बंदा है, इस बंदे का मुझे रोल नंबर ला के दो, जब मैं रोल नंबर दे रहा हूँ कि रोल नंबर 4 का क्या नाम है, 4 का मुझे नेम रिट्रीव करके दो, कुछ भी पूछना है एज अ क्वेरी। वो टीचर ने क्वेरी डाली, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको पता पड़ जाता है कि जो क्वेरी आई वो टीचर की तरफ से आई है, या ऑफिस स्टाफ की तरफ से आई है, या पेरेंट्स की तरफ से आई है। तो अभी तो रीड क्वेरी क्यों है, क्योंकि बस मैं पूछ रहा हूँ उससे, नेम कुछ राइट नहीं किया मैंने। सॉफ्टवेयर को पता पड़ा, वो क्वेरी लेके आया, ये हमारा डीबीएस सॉफ्टवेयर था। वो यहाँ पे स्टूडेंट की टेबल पे गया, क्योंकि रोल नंबर और नेम कहाँ पे लिंक्ड है, स्टूडेंट टेबल में। स्टूडेंट टेबल में गया, स्टूडेंट टेबल के उसके अंदर उसने रोल नंबर सर्च किया, तो टेबल में गया, उसने रोल नंबर सर्च किया, रोल नंबर 4 उसको दिखा, उसका नेम उसने देख लिया, जॉन डिसूज़ा, उसका नेम लेके आया और उसने वो रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से कोई रिजल्ट उसने रिटर्न कर दिया। अब सपोज डिलीट क्वेरी आती कि उसने बोला कि डिलीट करो रोल नंबर 4 को, रोल नंबर 4 के नाम के बंदे को डिलीट कर दो, उसने टीसी ले ली स्कूल से। तो पहले सॉफ्टवेयर देखता है क्वेरी किसकी तरफ से आई है। अगर क्वेरी पेरेंट्स की तरफ से आई है तो ऑफकोर्स उसको मानेगा ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स के पास राइट एक्सेस नहीं है। तो ऑफिस स्टाफ की तरफ से आई है सपोज, तो वो उस क्वेरी को लेगा, वो रोल नंबर 4 पे जाएगा, रोल नंबर 4 पे गया, पूरा का पूरा जो कॉलम था वो डिलीट करेगा, कॉलम गायब कर देगा और फिर रिटर्न कर देगा। इस बार रिटर्न में क्या करेगा कि रिटर्न कुछ पूछा तो है ही नहीं, तो वो केवल येस या नो रिटर्न करता है कि हाँ डिलीट हो पाया सक्सेसफुली या फिर नहीं हुआ, वो ये रिटर्न करता। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट है डेटा कंस्ट्रेंट्स। वही है कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस लगाते हैं कि किस टाइप का डेटा इंसर्ट हो सकता है कि नहीं। जैसे कि रोल नंबर है, ये इंटीजर ही होगा। फ़ोन नंबर पे लगा सकते हैं कि एक तो ये इंटीजर होगा, प्लस 10 से ज़्यादा डिजिट्स नहीं हो सकते, या 10 से कम डिजिट्स नहीं हो सकते। फिर वही है कि नॉट नल होगा कि नहीं होगा। फिर यूनिक, अब रोल नंबर जो है वो सबका यूनिक होगा ना, एक क्लास के अंदर सब बच्चों का रोल नंबर यूनिक होगा, तो यूनिक भी एक कंस्ट्रेंट है। फिर मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। मेटा डेटा बेसिकली होता है कि कैटलॉग, किस तरीके से डेटा अरेंज्ड है। मतलब जैसे कि यहाँ पे था कि हमारे जो अटेंडेंस की टेबल है उसके अंदर पहले डेट है, फिर रोल नंबर है, फिर स्टेटस है, इसी तरीके से अरेंज्ड है। ये मेटा डेटा है कि किस तरीके, मतलब किस समझाऊँ मैं, डेटा अरेंजमेंट, या फिर
लैडर लॉक कैसे एक्सप्लेन करें, जैसे कि हाँ, जैसे कि आपने सपोज कोई नया आप कोई खिलौना खरीदने गए, वो खिलौना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। सपोज कि कोई रेडियो कंट्रोल टीवी खरीदी, सपोज आपने टीवी खरीदी, टीवी खरीदते हो आप तो उसके साथ में एक बुक आती है मैनुअल टाइप, जो आपको बताती है कि आप उस टीवी को यूज़ कैसे कर सकते हो। ठीक है, उसमें टीवी के साथ क्या नहीं करना वो लिखा होता है, क्या कैसे यूज़ करना लिखा होता है। इसके लिखा होता है कि इसको ये ब्रेकेबल होती है तो इसके साथ कुछ मस्ती नहीं करो, ऐसा मतलब कुछ भी लिखा होता है। फिर लिखा होता है इसकी ज़्यादा हीट में नहीं रखना या ज़्यादा करंट पास नहीं करना, एक वोल्टेज दिया होता है कि इससे ज़्यादा वोल्टेज से पास नहीं करना, नहीं तो टीवी ख़राब हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस बेसिकली वो मेटा डेटा में वो सब स्टोर होता है कि मतलब तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा डेटा किस टाइप से अरेंज्ड है, किस तरीके से अरेंज्ड है, ताकि तुम उस डेटा को ढंग से यूज़ कर पाओ। बता देता है कि इस डेटा को ऐसे यूज़ करना है, इसमें कंस्ट्रेंट्स वगैरह सब होते हैं। फिर डेटाबेस इंस्टेंस जो मैंने ऊपर बताया कि 1 सेकंड पे तुम जो डेटाबेस है उसका अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो उसको इंस्टेंस बोलते हैं। आफ्टर लोडिंग डेटा द स्टेट और स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस एट अ गिवन टाइम इज डेटाबेस इंस्टेंस। क्वेरी, क्वेरी वही जो हमने बोला ऊपर की, जैसे कि फाइंड नेम था, मैंने लिखा था कि फाइंड नेम ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर 4, वो क्वेरी थी। डेटा मैनिपुलेशन जैसे जैसे कि मैंने कोई स्टूडेंट ऐड किया, मैं नया स्टूडेंट ऐड कर रहा हूँ जिसने अभी एडमिशन लिया, मैं कोई स्टूडेंट रिमूव कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ जिसने कि एडमिशन छोड़ दिया, वो डेटा मैनिपुलेशन है। फिर डेटाबेस इंजन, ये वही है जो मतलब रिट्रीवल को काम करता है, ये हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर पार्ट ही हो गया। अब लिमिटेशंस ऑफ डीबीएमएस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज। ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई जब भी हमको कोई लिमिटेशन कम करना होता है, मतलब हमारे डेटा को हमें स्पेस कम करनी है और स्टोरेज अच्छा करना है, एफिशिएंट बनाना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बढ़ेगी। और फिर इंक्रीज डेटा वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे डेटा एक ही जगह पे स्टोर्ड है, तो अगर इस डेटा में गड़बड़ हो गई तो मेरा पूरा डेटा ख़राब हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा। पर क्योंकि इसमें सारे यूज़र्स एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं तो सबको दिक्कत आ जाएगी। पर फाइल सिस्टम में क्या होता था, फाइल सिस्टम में हर यूज़र के लिए हम अलग फाइल बनाते थे। पेरेंट्स के लिए अलग फाइल जिसमें केवल रीड एक्सेस है, टीचर्स के लिए रीड और राइट के एक्सेस वाली केवल अटेंडेंस की फ़ाइल है। तो अगर एक फ़ाइल का डेटा गायब हो गया तो दूसरी फाइल्स ख़राब थोड़ी हुई, दूसरी फाइल्स का डेटा तो है ही ना, उनको वो लोग अपना काम आराम से कर सकते हैं, एक बार में सबका काम नहीं रुकेगा। पर यहाँ पे सारे लोग एक ही फाइल को यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, ऑफिस भी। तो अगर ये फाइल ख़राब हो गई तो तीनों का काम एक साथ रुक जाएगा। अब रिलेशनल डेटा मॉडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर अवेलेबल एंड द क्लासिफिकेशन डन बेस्ड ऑन अंडरलाइंग डेटा मॉडल। इसमें क्या होता है बेसिकली, हम टेबल्स ही बना दी हमने और हम इनके बीच में रिलेशंस बता देते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट का गार्डियन होगा तो हम गार्डियन पता है हमको, गार्डियन की रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ है, तो हमने गार्डियन और रिलेशनशिप को स्टूडेंट को साथ में जोड़ दिया किसी रिलेशनशिप से। सेम स्टूडेंट की अटेंडेंस होगी तो स्टूडेंट को अटेंडेंस टेबल से किसी रिलेशनशिप से जोड़ दिया, रिलेशनल मॉडल है। इस तरह से हमारी टेबल्स होती हैं और टेबल्स के अंदर क्या क्या कॉलम्स होते हैं वो लिखे होते हैं और कुछ भी नहीं लिखा होता। तो मैं ऐसे सारे बना दोगे तो वो रिलेशनल मॉडल बन जाएगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ कि कंपनी है मारुति, जैसे कि सुजुकी मान लो या फिर टाटा, जो भी है, वो अपने कार्स का डेटाबेस बना रही है बेसिकली कि उसने कौन कौन सी कार्स प्रोड्यूस करी है। तो क्या टेबल बनाएगी, वो बनाएगी कार, कार नाम का टेबल है, उसके अंदर वो स्टोर क्या करेगी, कार का कलर, कार की प्राइस, नंबर ऑफ सीट्स, मॉडल नेम, ये सब सिलेक्ट करा उसने सपोज ना। इसमें क्या होगा कि कार की एक टेबल बनेगी, उसके अंदर एक कलर का कॉलम होगा, एक प्राइस का कॉलम होगा, एक नंबर ऑफ सीट्स का कॉलम होगा, एक मॉडल नेम कॉलम होगा। ऐसी एक टेबल बनाई उसने। और वो क्या रखती है, और वो रखती है उसकी इंजीनियर्स जिन्होंने कार बनाई है। इंजीनियर्स का क्या होगा, कोई नेम होगा, कार असाइन, मतलब मॉडल असाइन कि इस मॉडल का इंजीनियर है वो, उसकी सैलरी होगी, उसका बोनस होगा कि उसको हर साल कितना बोनस मिलता है एम्प्लॉय,
कस्टमर की टेबल होगी, एक कस्टमर आता है, कस्टमर का नेम होगा, जो मॉडल वो ख़रीदना चाहता है वो होगा, उसने क्या कलर ख़रीदने बोला है वो होगा, कस्टमर कितना पैसा दे रहा है, मतलब उसकी जो परचेज प्राइस है, परचेज वैल्यू जो आई है उसकी तरफ से वो कितनी है, ठीक है, ये सब है। अब कार जो है, एम्प्लॉय जो है वो कार से रिलेटेड है क्योंकि एम्प्लॉय कार बना रहा है, और कार जो है वो कस्टमर से रिलेटेड है, तो ये हमारा रिलेशनल मॉडल हो गया कंपनी का। तो बस यही रिलेशनल मॉडल होता है। अब एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स से मैंने एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जो हमारा जो भी कॉलम होता है ना, पहली बात तो जो हमारी ये टेबल है इसको हम बोलते हैं एंटिटी, और जो हमारा कॉलम है, ये एक कॉलम है, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि समथिंग दैट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी। अब जैसे कि स्टूडेंट था, कोई एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर होगा एट्रीब्यूट, तो वो रोल नंबर उस स्टूडेंट के बारे में तुम्हें बता रहा है कि ये इस स्टूडेंट का है, मतलब ये इस स्टूडेंट के बारे में। जैसे कि एट्रीब्यूट हो गया रोल नंबर उसका 4 है, तो वो 4 तुम्हें बता रहा है कि इस स्टूडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस स्टूडेंट का रोल नंबर 4 है। ये हुआ मीनिंग इसका कि एट्रीब्यूट तुम्हारी एंटिटी को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव जैसा हो गया कि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे एट्रीब्यूट जो है स्टूडेंट को डिस्क्राइब करेगा, एंटिटी को डिस्क्राइब करेगा। तो इसमें एट्रीब्यूट्स का है रोल नंबर। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं कि रोल नंबर जो है वो यूनिक होगा, इंटीजर भी होगा, नंबर जो है, नेम जो है वो हो सकता है कॉमन हो सकता है लोगों में, पर हाँ ये स्ट्रिंग होगा। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं कि वैर कैर, ये बस लिखने का सिंटैक्स है सॉर्ट ऑफ, कितनी लेंथ का हो सकता है, मैक्सिमम इतनी लेंथ का हो सकता है ऐसा। डेट ऑफ बर्थ, फिर GUID भी यूनिक होगी। GUID बेसिकली गार्डियन आईडी है, हर स्टूडेंट की गार्डियन आईडी होगी, यूनिक होगी, वो लिख दी। फिर वही अटेंडेंस के एट्रीब्यूट्स लिख दिए। ईच टुपल इन अ रो, अब ये टुपल क्या, जैसे कि ऊपर चलते हैं, हमारे इंस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ था, ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है। अब एक जो रो होती है ना, इसमें डेटा भरा हुआ है, इसको हम टुपल बोलते हैं, टपल है बेसिकली एक। इस टपल में डेटा क्या स्टोर्ड है, पहला आज की डेट स्टोर्ड है, रोल नंबर स्टोर्ड है, और स्टेटस स्टोर्ड है। तो बेसिकली कंप्यूटर में डेटा टपल, इन टपल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। टपल, पहला टपल स्टोर हो गया, दूसरा टपल स्टोर हो गया, तीसरा टपल स्टोर हो गया, फोर्थ, सारे टपल स्टोर होते हैं। तो वही है कि इसमें सारे टपल स्टोर होते हैं। अब each tuple in a relation corresponds to data for a real world entity. Guardian relation, each row represents the facts about the guardian and each column in the guardian table used to interpret the meaning of the data. जैसे कि ये टपल है, ये पूरा टपल है, तो ये एक बंदे की डिटेल्स है। रो से तो ये डिटरमाइन हो रहा है, अब कॉलम से क्या डिटरमाइन हो रहा है कि वो चीज़ बता क्या रही है। जैसे कि ये रो थी हमारी, तो मैंने एक रो चूज़ कर ली, उसमें एक कॉलम चूज़ किया, तो कॉलम मुझे ये बता रहा है कि ये जो है इसका नेम है, गार्डियन का नेम है, ये जो है ये गार्डियन का फ़ोन नंबर है, ये हमें कॉलम से पता पड़ रहा है। डिग्री ऑफ रिलेशन जो है वो, एक सेकेंड, डिग्री ऑफ एंटिटी होगी, तो नंबर एंटिटी की एक डिग्री होती है हर एंटिटी की, वो उसके नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स है, तो 4 हो गए इसके नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स थे गार्डियन के, वो 4 है। कार्डिनैलिटी इज नंबर ऑफ रोज, टुपल्स और रिकॉर्ड्स, वो 5 है। Relation is a flat file that is each column has a single value and each record has the same number of columns. ठीक है, ये भी इन्होंने एट्रीब्यूट बताया। Characteristic of parameters for which data are to be stored in a relation. Simply stated, the columns, the relation or the attributes which are also referred as fields. इनको हम fields भी बोलते हैं। For example, ये सब are attributes of guardian. टप्पल वही था कि each row थी। Domain set of values, अब बेसिकली तो फ़ोन नंबर है, इसका डोमेन क्या होगा, सारे 10 डिजिट नंबर्स, ये हमारा डोमेन होगा। तो डोमेन मतलब कि क्या क्या वैल्यूज इसमें पॉसिबल हैं वही आएंगी। जैसे कि रोल नंबर है, जैसे कि मेरे पे स्कूल में 50 बच्चे ही हैं और मैं रोल नंबर 1 से स्टार्ट करूँ तो 50 तक ही जाएगा, तो मेरा रोल नंबर्स का डोमेन हो जाएगा कि 1 to 50 के बीच में लाया करेगा, इससे बाहर नहीं हो सकता।
डिग्री, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ डिग्री. कार्डिनैलिटी, अच्छा ये तो रिलेशनशिप की बता रहे हैं. कार्डिनैलिटी है कि द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट रिलेशनशिप. अब 3 important properties of relation. Imposes following rules on attributes of the relation. Each attribute each attribute in a relationship has a unique name sequence. हाँ, 2 एट्रीब्यूट्स का सेम नेम नहीं हो सकता. मतलब एक एंटिटी है स्टूडेंट, उसके 2 एट्रीब्यूट्स का नाम सेम नहीं हो सकता कि मैं रोल नंबर नाम के 2 एट्रीब्यूट बना दूँ. नॉट पॉसिबल. Governs following rules on a tuple of a relation. Imposes following rules on the state. ये याद कर लो. मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन है 3 नंबर का कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, तो ये लिख देना. इसमें से लिखोगे क्या पार्ट बताता हूँ. पहले प्रॉपर्टी 1 लिखोगे, फिर उसका पहला पॉइंट लिखोगे. प्रॉपर्टी 2 लिखोगे, उसमें से लिखोगे ईच टपल इन रिलेशनशिप इज डिस्टिंक्ट. ये लिख दोगे. एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी नहीं है. सीक्वेंस ऑफ टपल्स इन रिलेशनशिप इज इमटेरियल. फिर तो लिखोगे कि भाई दोनों पॉइंट है तो छोटे ही हैं. प्रॉपर्टी 3 लिखोगे, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट तो लिख सकते हो. सेकंड पॉइंट लिखोगे ईच एट्रीब्यूट दैट मस्ट बी एटॉमिक. एटॉमिक का मतलब कि कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू मीनिंगफुल पार्ट्स. अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं. फ़ोन नंबर है तुम्हारा, जैसे कि किसी का फ़ोन नंबर है 9413976279. ठीक है, ये फ़ोन नंबर है. अब इसको तुमने एक वैल्यू है, इसको तुम पीसेस में तोड़ोगी. तुमने टुकड़ों में तोड़ दिया, कुछ मीनिंग है उसका? नहीं मीनिंग है, कुछ मीनिंग नहीं है उसका. तो इसको तुम ब्रेक नहीं कर सकते. मतलब एटॉमिक है. जैसे कि अब कोई नॉन एटॉमिक का एग्जांपल देके समझाता हूँ. हाँ, जैसे कि एड्रेस है. एड्रेस, ये एड्रेस किसी का सपोज सिटी होगी, स्टेट होगा. तो जैसे कि किसी ने लिखा हैदराबाद, इंडिया, उससे पहले उसने लिखा होगा कुछ गच्चीबौली लिखा सपोज उसने. तो इस एड्रेस को तुम ब्रेक करके मीनिंग निकाल सकते हो. तुमने उसको गच्चीबौली में ब्रेक किया तो तुमको पता पड़ा उसकी लोकेलिटी क्या. सबसे पहले तुमने लास्ट पोर्शन देखा इंडिया, तो उसकी कंट्री पता पड़ी. फिर तुमने हैदराबाद देखा, तुमने उसको सिटी पता पड़ी. फिर तुमने गच्चीबौली देखा, तुमने देखा अच्छा हैदराबाद के भी अंदर गच्चीबौली. तो हर एक टुकड़े का मीनिंग है. यहाँ पे तुम इसको किसी में भी ब्रेक करो, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. तो जैसे नेम है, नेम किसी का है हर्षित लालवानी, तब इसको तुम ब्रेक करोगे 2 में, तो हाँ तुम्हें मीनिंग दिखेगा कि ये इसका सरनेम है और ये इसका फर्स्ट नेम है. तो कोई मीनिंग दिखा. पर यहाँ कोई मीनिंग नहीं दिख रहा. फ़ोन नंबर में तुम रोल नंबर ले लो 156, इसको ब्रेक करोगे कोई मीनिंग नहीं है. तुम केवल उसका नेम ले रहे हो, एक एटॉमिक वैल्यू, तो उसके नेम को भी ब्रेक करके कुछ नहीं मिलेगा. तुम हर्षित को HA और RSHIT में ब्रेक करोगे, कुछ मीनिंग नहीं है. तो वही है कि ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक. डिवाइड नहीं हो सकती. फिर सेकेंड पॉइंट है, मतलब कोई भी एक पॉइंट लिख देना तुम बस. मतलब प्रॉपर्टी तीनों, और तीनों प्रॉपर्टी में एक एक पॉइंट लिख देना. एग्जाम्पल्स में अगर 3 नंबर क्वेश्चन है तो 5 नंबर क्वेश्चन आ जाए तो फिर समझाना ही है. फिर अब कीज़ इन रिलेशनल डेटाबेस. तो कीज़ क्या होती है बेसिकली भी बतानी है. कितना है कीज़ है, फॉरेन की है, तो ख़त्म ही हो गया चैप्टर. ये कैसे हो गया इतनी जल्दी. एंटिटी रिलेशनशिप कुछ नहीं बताया, ये डायग्राम भी नहीं बताया. ठीक है, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे फिर इसके. छोटा ही है तो चैप्टर पढ़ के भी बताता हूँ ऊपर. Keys in a relational database. The tuples within a relation must be distinct each. It means no two tuples in a table should have same value. हाँ वो तो है ही. देखो हम जब ये कर रहे थे हमने बोला था रिडंडेंसी हटानी है. तुम सेम डेटा को बार बार स्टोर नहीं करना चाहेंगे ना. सेम डेटा को बार बार स्टोर करना तो रिडंडेंसी हो गई. तो इसलिए हम कोई भी एक जो रो होती है या टपल जो है उसको रिपीट नहीं करेंगे. जैसे कि नेम क्यों रिपीट करेंगे. तुम ही सोचो ना कि सेम डेटा फिर से आ जाने का क्या मतलब है. कोई मीनिंग नहीं है उसका. तुम सेम डेटा रिपीट करके बस स्पेस ही खपा रहे हो. जब तुम्हें सेकंड डेटा यूज़ करना है तो तुम फर्स्ट डेटा को वापस यूज़ कर लो. एक्स्ट्रा स्पेस क्यों यूज़ करनी है. तो बस रिपीटिशन नहीं होना चाहिए ऐसा. फिर एक कॉलम है उसमें एटलीस्ट एक वैल्यू भरी होनी चाहिए.
ऐसा नहीं कि सब नल 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 है, तो फिर मतलब क्या उस कॉलम को उस रो को हटा ही दो। अगर सारे नल वैल्यूज भरे हुए हैं तो उसको हटा दो, क्या मतलब है, नल को स्टोर थोड़ी करना है। और एटलीस्ट एक में यूनिक तो होना ही चाहिए। मतलब अगर 2 टपल्स हैं जिनमें 3 कॉलम्स है, सपोज 1 2 3 कॉलम इसके हैं और 1 2 3 कॉलम इसके भी हैं, 3 टपल्स है मान लो, ठीक है, टपल 1 टपल 2 टपल 3। तो इन तीनों में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो डिस्टिंक्ट हो। अगर नहीं है तो फिर आइडेंटिकल ही हुई ना। अगर कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो तीनों में डिस्टिंक्ट है तो आइडेंटिकल रोज ही हो गई कुछ। फिर दैट वे वी कैन यूनिकली डिस्टिंग्विश ईच टपल। अब जो पता पड़ गया कि क्या चीज़ यूनिक है तो उसके वजह से कि रोल नंबर है, ऑफ कोर्स किसी 2 बच्चों के रोल नंबर कभी सेम नहीं होंगे, तो रोल नंबर के बेसिस पे तुम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तुम्हें पता है कि रोल नंबर अगर अलग अलग है तो उनके टपल्स भी अलग अलग आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेकंड, हाँ, एक रोल नंबर से यूनिकली डिटरमाइन हो जाएगा पूरा टपल। हाँ, जैसे मैं बोल दूँ अगर मेरा रोल नंबर 1 है तो उससे मुझे पता पड़ जाएगा कि उस 1 रोल नंबर वाले का टपल जो है हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि हर्षित नाम से टपल लेके आओ पूरा, तो मैं नहीं कर सकता। हो सकता है हर्षित नाम के 3 बंदे हो, हर्षित नाम के सपोज लालवानी है, कोई शर्मा है, कोई कुमार है, तो अब मैं लिखा हर्षित नाम के बंदे का पूरा टप्पल लेके आओ, सारी डिटेल्स लेके आओ। कैसे लेके आएगा उसको नहीं पता 3 में से किसका लाना है। पर अगर मैं बोलूँ रोल नंबर 3 का टप्पल लेके आओ तो तुम इजीली जाओगे 3 पे और ले आओगे, कि इससे डायरेक्ट पता पड़ गया। ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तुमको बताने के लिए। फिर क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल इम्प्लोजेस सम रिस्ट्रिक्शंस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन द वैल्यूज द एट्रीब्यूट्स एंड हाउ द कंटेंट। इसका कोई मतलब नहीं, अब इतना ही समझाया था, इसमें जो समझा दिया उसको हम की बोलते हैं, कैंडिडेट की। Relation can have one or more attributes that takes distinct values. Any of these attributes can be used to uniquely identify these tuples in a relationship. Such attributes are called candidate keys. ये definition के तौर पे याद कर लो बिल्कुल ही, कि relationship can have one or more attributes that takes distinct values. अगर 3 नंबर का, तो बाकी तो definition तो यही हुई। रुको सिर्फ definition ही highlight कर देता हूँ। An attribute that uniquely determines, that can be used to uniquely identify the tuples in a relation are called candidate keys. Attributes that can be used to uniquely identify the tuples in a relation are called candidate keys. ये definition हो गई। अब इसमें बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे एक जो था रोल नंबर जिससे कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया। अब सपोज मैं बोलूँ एक और चीज़ सबकी यूनिक हो सकती है, सबका फ़ोन नंबर यूनिक होगा, पेरेंट्स का फ़ोन नंबर। जब तक कि कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो कोई सिबलिंग्स, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कंडीशन दी कि मेरे डेटाबेस में कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, तो सबके पेरेंट्स का रोल नंबर फ़ोन नंबर अलग अलग ही होगा। तो एक मेरी फ़ोन नंबर जो है उसकी कैंडिडेट की, जैसे मेरा पहले का फ़ोन नंबर है 9413972845, ये रोल नंबर है, फ़ोन नंबर है। एक फ़ोन नंबर है 8005665251। ये 2 फ़ोन नंबर से, ये पेरेंट 1 का है, ये पेरेंट 2 का है। ऑफकोर्स ये अलग अलग बच्चों के होंगे। अगर गिवन कि एक बच्चे के एक ही पेरेंट का फ़ोन नंबर स्टोर कर रहे हो तो ये 2 अलग अलग पेरेंट्स के फ़ोन नंबर है। अब ये भी थी, अगर मैं बोलूँ कि ऐसे बच्चे का डेटा लेके आओ जिसके पेरेंट का फ़ोन नंबर ये, तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो ना पूरा टपल ये है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो मेरे पास एक रोल नंबर हो गई कैंडिडेट की, एक फ़ोन नंबर हो गया कैंडिडेट की, तो दोनों कैंडिडेट की है यहाँ पे। जो ऐसी जितनी कीज़ आ जाएंगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही है उसको कैंडिडेट की बोलेंगे। और कीज़ हम किस में से लेते हैं, कॉलम्स में से लेते हैं हम की, कि कोई एक कॉलम की होता है पूरा। अब ये तो कैंडिडेट की था, अब ये प्राइमरी की। अब देखो प्राइमरी की तो मतलब डेटाबेस बनाने वाले पे डिपेंड करता है। जो कैंडिडेट की है, जितनी भी कैंडिडेट कीज़ हैं उनमें से कोई भी एक की को जो डेटाबेस बना रहा है अपनी इच्छा से प्राइमरी की बोल देता है, अपनी इच्छा से, ये उसकी इच्छा है। मतलब कुछ ऐसा रूल नहीं है, पर हाँ 4, जैसे कि मेरे कैंडिडेट की कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है,
तो डिज़ाइनर की इच्छा है वो बी को बना दे, वो सी को बना दे, वो ए को बना दे, पर हाँ वो एक प्राइमरी की कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो मतलब कुछ ऐसा है कि कैंडिडेट की एक सुपर सेट है, कैंडिडेट की, उसके अंदर एक छोटा सेट है प्राइमरी की का, कि हर प्राइमरी की कैंडिडेट की होगी, पर है कैंडिडेट की ज़रूरी नहीं है प्राइमरी की हो। फिर कंपोजिट प्राइमरी की। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक जो की है, मतलब एक की या एक एट्रीब्यूट है, वो अपने आप में यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाए, पर तुमको दो एट्रीब्यूट्स अगर तुम कंबाइन करो तो तुम उसको कंबाइन करके बोल सकते हो कि यूनिक है। एग्जाम्पल में अगर मैं दूँ, हाँ जैसे कि मेरा डेटाबेस है, इसमें देखो कंडीशंस होती है। जैसे मेरे डेटाबेस की कंडीशन ये है, मैं कार्स का डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे कार्स में एक मॉडल है, मॉडल नेम, एक कलर है। अब जैसे कि मेरा फर्स्ट मॉडल है ऑल्टो हो गया, मेरे को कार से ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता इसलिए मैं रैंडम ले रहा हूँ। एक रेड कलर की है, एक ऑल्टो मेरी ब्लू कलर की है, एक मेरी मारुति में और कौन सी कार है, 800 AC है पुरानी, ये रेड कलर की है। एक 800 AC ही है, थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं, ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। कार्स में क्या लिख रहा हूँ, एक मॉडल नेम लिख रहा हूँ, एक में उसका कलर लिख रहा हूँ, एक में उसकी प्राइस लिख रहा हूँ, ठीक है। एक में सोल्ड यूनिट्स लिख रहा हूँ, कितनी सोल्ड हुई है, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। फर्स्ट मैंने लिख दिया ऑल्टो, ऑल्टो के 2 कलर्स हैं, 3 कलर है मान लो, ठीक है। एक इको ले लो, 800 से बेटर, इको के भी 2 कलर हैं। और सुजुकी में कौन सी गाड़ी आती है, गाड़ियाँ सोचनी पड़ती है, बताओ चलो मैं वैगन आर मान लेता हूँ, मैं पहले इसकी नहीं है पर मैं मान लेता हूँ वैगन आर भी एक गाड़ी है, 2, ठीक है। इसका कलर ब्लू है, इसका कलर रेड है, इसका कलर ब्लू है, इसका कलर ब्लू तो नहीं हो सकता क्योंकि सेम गाड़ी में कैसे सेम कलर होगा, फिर तो आइडेंटिकल ही होगा वो। इसमें ब्लैक है, वाइट लेना चाहिए पर ठीक है चलो, इधर वाइट है, इधर ग्रीन है, इधर ब्लू है, इधर ब्लैक है। प्राइस इसका मैंने ले लिया सपोज 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख। सो यूनिट सबकी, इसकी 3, 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 सबकी 3 ही यूनिट सोल्ड हुई है। अब मुझे बताओ कि इसमें कोई कैंडिडेट की दिख रही है क्या। अगर मैं बोलूँ कि मॉडल नेम है तो क्या मॉडल नेम सारे यूनिक हैं, सारे यूनिक दिखने चाहिए, नहीं दिख रहे। ये 3 रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं। कलर देखो, कोई भी एक कलर ले लो, ब्लू रिपीट हो रहा है, मतलब कलर्स रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे डिस्टिंक्ट है। मतलब कैंडिडेट की देखने का होता है तरीका कि तुम कॉलम देखो, उस कॉलम में देखो सारी जो एंट्रीज सारी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो ऐसे एक कोई सिंगल कॉलम, कोई एक एट्रीब्यूट, नो सिंगल एट्रीब्यूट इज ए कैंडिडेट की। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपोजिट की देखते हैं। कंपोजिट कैसे, कि क्या अगर मैं 2 कॉलम का एक टपल बना दूं, एक टपल बना दिया जिसमें मैं 2 कॉलम्स बने, 2 एट्रीब्यूट बने, उससे क्या कैंडिडेट की बन जाएगी। सपोज मैंने मॉडल नेम और कलर लिया, कलर, इनके एक बार टपल्स बनाओ तो क्या बनेगा, एक अल्टो बनेगा, अल्टो और ब्लू, ये एक टपल है, एक टपल बनेगा अल्टो रेड, अल्टो ब्लैक। इधर ही देख लो ना, टपल बना दिया मैंने, वैसे ब्रैकेट लगा दिया, 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 ब्रैकेट लगा दिया। क्या सारे यूनिक है। देखो एक भी टपल रिपीट नहीं हो रहा। क्या ऑल्टो ब्लू पूरा एक टपल कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं। अल्टो रेड कोई एक पूरा टपल रिपीट हो रहा है कि नहीं। ऑल्टो ब्लैक पूरा टपल रिपीट हो रहा है, नहीं। तो इन दोनों से कंबाइन करने पे मुझे एक कैंडिडेट की मिली। तो मेरी कैंडिडेट की क्या होगी, मॉडल नेम और कलर, ये कंपोजिट। अब बेसिकली और भी हो सकता है ना, मैं किसी और को भी क्लब करके देखता हूँ एक बार। सपोज कि मैंने कलर और प्राइस को कर दिया क्लब, तो देखो क्या टपल्स बनेंगे मेरे पास, ब्लू
कॉमा 4 लाख। अब ब्लू कॉमा 4 लाख का एक और टपल बन रहा है क्या कहीं, देखो बस वही करो कि पहला टपल तो देखो कहीं और बन रहा है क्या। ब्लू कॉमा 4 लाख का एक टपल हो गया, कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। तो एक और है ब्लू का, पर वो 4.5 लाख के साथ है। रेड और 4 लाख कोई टपल बन रहा है सेम वापस, नहीं। ब्लैक और 4 लाख, तो ऐसे कलर और प्राइस में भी कोई टपल नहीं बन रहा। तो एक मेरा कैंडिडेट की भी हो सकता है कलर कॉमा प्राइस। सारे पेयर्स बना के देखेंगे। मॉडल नेम और प्राइस देखो, मॉडल नेम और प्राइस को भी क्लब कर दोगे तो दिख रहा है। मॉडल नेम और प्राइस को क्लब किया तो अल्टो 4 लाख, ऑल्टो 4 लाख और ऑल्टो 4 लाख, ये 3 टपल्स रिपीट हो गए। रिपीट हो गए तो कैंडिडेट की नहीं है। और सेम अगर तुम सोल्ड यूनिट्स को किसी के भी साथ कंबाइन कर दोगे तो वो भी टपल रिपीट हो जाएगा। ऑल्टो 3, ऑल्टो 3, ऑल्टो 3 टपल रिपीट हो गया। तो बस मेरी 2 कैंडिडेट कीज आई हैं, ये और ये। इनको हम कॉम्पोजिट कैंडिडेट कीज बोलते हैं, ठीक है। अब फॉरेन की क्या होता है कि किसी और की हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको कैसे समझाऊंगा मैं, जैसे कि अटेंडेंस और स्टूडेंट है, ये 2 टेबल्स है जिन्हें मुझे आपस में लिंक करना है। और दोनों में जैसे बोला था ना कि एक कॉमन रखते हैं हम, रोल नंबर भी देखो रिपीट तो हो ही रहा है एक बार के लिए, जबकि हम बोले तो रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वो रिडंडेंसी क्यों चाहिए कि तुम इन दोनों को लिंक कैसे करोगे टेबल्स को। अटेंडेंस किसी स्टूडेंट की है, पर अगर तुम दोनों में कोई कॉमन चीज़ ही नहीं रखोगे तो तुमको कैसे पता स्टूडेंट की नहीं। अगर मैं रोल नंबर ऐसे हटा दूँ तो मुझे क्या पता है कि इसकी अटेंडेंस सही है। तो इसलिए इनके बीच में लिंक देने के लिए हम एक फ़ॉरेन की का मतलब ये होता है कि किसी एक की प्राइमरी की, जैसे कि तुमने अटेंडेंस में इसकी प्राइमरी अंडरलाइन हम क्यों करते हैं कि प्राइमरी की बताने के लिए, कि प्राइमरी की बनाई है मैंने, रोल नंबर प्राइमरी की है। इस की को मैं किसी और एंटिटी में एज अ प्राइमरी की यूज़ करूँ, इसको मैं स्टूडेंट्स के अंदर जाके भी एज अ प्राइमरी की यूज़ कर रहा हूँ। तो रोल नंबर मेरा फॉरेन की है, ये एक एंटिटी 1 है, एक एंटिटी 2 है। इसका कोई एट्रीब्यूट्स है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं इसके। इसका कोई एक एट्रीब्यूट इधर जाके प्राइमरी की का काम कर रहा है। अब इसको प्राइमरी की तो बोल नहीं सकते क्योंकि प्राइमरी की उस एंटिटी की खुद की होती है। ये किसी और से आया है, किसी और एंटिटी से आया है। तो इस एंटिटी से आया है तो इसकी फॉरेन की है, बाहर से आया है तो इसको फॉरेन की बोलते हैं। और अब मैं बताता हूँ कि बेसिकली रिडंडेंसी इसमें भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम अटेंडेंस स्टोर कर रहे हैं तब हम उसका रोल नंबर स्टोर ही नहीं करते, हम एक फ़ॉरेन की लेते हैं। मतलब हम स्टोर उसको स्टूडेंट में ही कर रहे होते हैं, उसको हम स्टूडेंट से लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, मैंने अटेंडेंस का टेबल बनाया, अटेंडेंस के टेबल के अंदर रोल नंबर डाल दिया, ठीक है। अब जब मैं स्टूडेंट बनाता हूँ ना तो उसके अंदर मैं रोल नंबर जो की लेता हूँ वो मैं अटेंडेंस से ही रिट्रीव करता हूँ, फिर से की नहीं बनाता। तो वही है, मतलब फ़ॉरेन की ज़्यादा मत समझो कि फ़ॉरेन की उतना ज़्यादा नहीं आएगा, अभी बाद में पढ़ोगे तुम डिटेल में जब ER डायग्राम्स पढ़ते हैं। ER डायग्राम्स या फिर SQL में पूरा डेटाबेस बनाएंगे तब फ़ॉरेन की काम आएगा, अभी उतना नहीं आएगा फ़ॉरेन की काम। तो वही है कि मतलब किसी इसकी डेफिनेशन तो वही है, यूजिंग एट्रीब्यूट ऑफ अ फॉरेन और डिफरेंट एंटिटी एज इट्स ओन प्राइमरी की, इसको फॉरेन की बोलते हैं। सब मेरी पढ़ लेंगे, जैसे कि फाइल इन सिस्टम, फाइल इन फाइल सिस्टम इज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर फाइल सिस्टम, सफर्स फ्रॉम डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये भी हाईलाइट तो करे दो पॉइंट्स। जो बेसिकली दिक्कत थे हमारे फाइल सिस्टम के लिमिटेशंस, वो तो इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन ही बन सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम। तो डिफ़िकल्टी इन एक्सेस था, डेटा रिडंडेंसी था, डेटा इनकंसिस्टेंसी था, डेटा आइसोलेशन था, डेटा डिपेंडेंस था, कंट्रोल डेटा सीलिंग। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है उनको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इनकंसिस्टेंसी भी है। मतलब ऐसे कुछ ऐसा है नहीं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हाँ ठीक है, बाकी इनसे कुछ डिराइव्ड है सॉर्ट ऑफ, बाकी ये भी है। मतलब एक आइसोलेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब इम्पोर्टेंट है ही। फिर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का तो वो है ही।
ये भी है डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, डेटा कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, मेटा डेटा क्या होता है। डेटा एनालिसिस इंस्टेंस तो वही मैं बोला, स्नैपशॉट ले लो किसी एक टाइम पे और उसको ड्रॉ कर दो तो वो डेटा इंस्टेंस है। ये लिमिटेशंस ऑफ डीबीएमएस ये भी याद करना है। इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी यूज ऑफ डीबीएमएस इंक्रीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेनिंग फंक्शंस लाइक सिक्योरिटी कंसिस्टेंसी शेयर एंड इंटीग्रिटी। और इंक्रीज वल्नरेबिलिटी भी। फिर ये टेबल कैसे बनाते हैं वो देख लेना। एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन, टुपल की डेफिनेशन, डोमेन की डेफिनेशन। डोमेन इज सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो। फिर टपल ईच रो ऑफ डेटा इन अ रिलेशन इज कॉल्ड टपल। Attribute characteristic or parameters for which data are to be stored in a relation. Degree, the number of attributes in a relation is called a degree of the relation. The number of tuples in a relation is called cardinality of the relation. ये देख लो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कि ये क्या नंबर ऑफ कॉलम्स है, कॉलम्स ये कॉलम्स से एट्रीब्यूट रखते हैं और नंबर ऑफ रोज है ये। क्वेश्चंस कर लेंगे। Give the terms for each of the following. Collection of logically related records data. DBMS creates a file that contains description about the data stored in the database. The terms DBMS creates a file contains description about the data stored in the database. Metadata है क्या ये? इसके गूगल से आंसर्स निकाल लो अभी एक सेकंड। एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन अ रिलेशन, इसको तो प्राइमरी की बोलेंगे या कैंडिडेट की बोलेंगे, क्योंकि प्राइमरी की एक ही होती है, कैंडिडेट की सारी की इसका मतलब सारी की। तो ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे वो ज़रूरी नहीं प्राइमरी की हो, पर वो कैंडिडेट की होगा ही होगा। स्पेशल वैल्यू दैट इज स्टोर्ड व्हेन एक्चुअल डेटा वैल्यू इज अननोन फॉर एन एट्रीब्यूट। स्पेशल वैल्यू दैट इज स्टोर्ड व्हेन एक्चुअल डेटा वैल्यू इज अननोन फॉर एन एट्रीब्यूट। null, an attribute which can uniquely identify tuples of the table but is not defined as primary key, वही candidate की। software that is used to create, manipulate and maintain a relational database, data management क्या नाम था, database engine ऐसे कुछ था, देख लेंगे अभी। Why foreign keys are allowed to have null values, explain with an example. डिफ्रेंशिएट करना है स्टेट और स्कीमा के बीच में। तो स्कीमा तो ये होता है कि हमारा डेटाबेस किस तरीके से अरेंज्ड है, क्या क्या उसके कंस्ट्रेंट्स हैं वगैरह। और डेटाबेस स्टेट तो ये होता है कि अभी डेटा क्या भरा हुआ है उसके बारे में बता दो। प्राइमरी की फॉरेन की, प्राइमरी की खुद की होती है, फॉरेन की दूसरी एंटिटी की होती है। डिग्री और कार्डिनलिटी, डिग्री हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, कार्डिनलिटी हमारी नंबर ऑफ रोज होती है। और डिटेल में भी लिख देना कि कार्डिनलिटी जो होती है नंबर ऑफ टपल्स हैं, डिग्री जो है वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन और वगैरह वगैरह। फिर कंपेयर टू फाइल सिस्टम, हाउ डज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवॉइड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी कैसे अवॉइड करते हैं, जैसे कि फाइल सिस्टम था उसमें स्टूडेंट की फाइल है, तो एक क्लास टीचर की फाइल होती है उसमें स्टूडेंट का नाम रोल नंबर वगैरह सब है। एक ऑफिस की फाइल होती है उसमें नाम रोल नंबर वगैरह सब कुछ है। एक पेरेंट्स की फाइल में नाम रोल नंबर सब कुछ है, तो नाम कितनी बार आ रहा है, रोल नंबर कितनी बार आ रहा है। डीबीएस में सब एक ही बार स्टोर हो रहा है। A school has a rule that each student must participate in a sports activity, so each one should give only one preference for sports activity. Suppose there are 5 students in a class, for each having a unique roll number. The class representative has prepared a list of sports preferences as shown below. तो ये कोई प्रेफरेंस है, रोल नंबर है और प्रेफरेंस है, ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग। रोल नंबर 24 may not be interested in sports. Can a null value be assigned to the student's preference field? हमें बताना है कि क्या कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन बताना है कि देखो ये लिखा है कि each student must participate in a sports activity, so each one should give only one preference. अब देखो इसको तो मुझे पता नहीं, पर रोल नंबर 17 has given 2 preferences sports. This is violated here.
Can we use any constraint? Any student. Is it possible to have this depend in the sports preference relation? देखो इसमें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। मेरा अजम्पशन ये है कि मैं मान रहा हूँ कि मैंने मेरी जो प्राइमरी की है, अच्छा देखो प्रेफरेंस को तो प्राइमरी की मान ही नहीं सकते कि रिपीट हो ही गई। तुम प्राइमरी की केवल रोल नंबर को मान सकते हो, और प्राइमरी की नल तो नहीं होनी चाहिए कि तुम टपल ना बता पाओ। तो मेरे ख्याल से नल तो यहाँ नहीं आना चाहिए। गूगल पे चेक करके